अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 30 सितंबर 2020 मुताबिक 12 सफर के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा के पहले सफ़े की सबसे अहम खबर में इन्हदा में बाबरी मस्जिद केस की तफसील शाये हुई है। बता दें कि बाबरी मस्जिद मिसमारी मामले में CBI की स्पेशल अदालत आज यानी बुध को फैसला सुनाएगी। तकरीबन 28 साल के लंबे वक्फे के बाद आने वाले इस तारीखी फैसले की हसासियत के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुल्ज़िमीन के वकीलों के मुताबिक साबिक नायब वज़ीर आज़म लाल कृष्ण एडवाणी और साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की उम्र की बुनियाद पर उन्हें अदालत में पेश न होने की मोहलत दी गई है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी मौजूदगी अदालत के सामने दर्ज कराएंगे। जबकि मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला उमा भारती, यूपी के साबिक वजीर आला कल्याण सिंह और महंत नृत्य गोपाल दास अदालत में मौजूद नहीं होंगे। सेशन प्रधान समेत कुछ दीगर मुल्ज़िमीन को भी बीमारी की वजह से अदालत में मौजूद न रहने की मोहलत दी गई है। बिहार इंतखाबात की खबर सफ़े के ज़ेली हिस्से में मौजूद है, जिसके मुताबिक बिहार असेंबली इंतखाब में सीटों के तकसीम पर फंसे पेच के नहीं सुलझने से नाराज चल रहे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सदर उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन से नाता तोड़कर बहुजन समाज पार्टी और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ नया इत्तेहाद बनाकर रियासत की सभी 243 सीटों पर इंतखाब लड़ने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में इस्मत दरी और तशद्दुद का निशाना बनने वाली 20 साला खातून की मंगल के रोज दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई। मुतासरा शदीद तौर पर जख्मी थी और ICU में ज़ेरे इलाज थी। इस मामले में 4 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। मुतासरा के अहले खाना का इल्जाम है कि यूपी पुलिस ने पहले उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और जब लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा तो पुलिस हरकत में आई। अपोजिशन गैर मुताल्लिक हो गई है, मुजाहरा सिर्फ बराए मुखालिफत है। ये बयान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पार्टियों बिलखुसूस कांग्रेस को हदफ बनाते हुए दिया है। उन्होंने कहा, आज जब मरकजी हुकूमत किसानों को उनका हक दे रही है तो इसकी मुखालिफत की जा रही है। ये लोग चाहते हैं कि मुल्क का किसान खुले बाजार में अपनी पैदावार नहीं बेच सके। 11 रियासतों की 56 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। कमीशन के ऐलान के मुताबिक कोविड-19 की वजह से पैदा होने वाले मकामी हालात के पेश नजर आसाम, तमिलनाडु और केरला की 2 और मगरबी बंगाल के 1 असेंबली हलके के लिए ज़िमनी इंतखाबात नहीं होंगे। इन खबरों के अलावा नायब सदर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद होम क्वारंटाइन होने और वजारत खारजा के उस बयान को भी शाये किया है जिसमें उसने कहा है कि चीन LAC की मनमानी तशरीह हिंदुस्तान पर ना थोपे। अवधनामा के जहांनुमा सफ़े पर शाये पहली खबर में बताया गया है कि पाकिस्तान में आजादी सहाफत और इजहार राय की आजादी का दायरा तंग होने पर सियासी रहनुमा, सहाफी और सहाफती तंजीमों समेत मुख्तलिफ हल्के आवाज उठा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी आजादी इजहार राय और मीडिया की आजादी के लिए आवाज बुलंद की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि जजेस और फोर्सेस समेत दीगर आईनी ओहदेदार अपने ओहदे का हलफ उठाते हैं। अगर इस हलफ पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाता तो आज मुल्क के हालात कदरे मुख्तलिफ होते। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब करते हुए जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि सहाफत कभी कभी इंसाफ फराहम करने में भी मददगार साबित होती है। आईन का आर्टिकल 19 हर शख्स को आजादी इजहार राय देता है। तुर्किश प्रोसिक्यूटर ने सऊदी सहाफी जमाल खाशकजी के कत्ल में मुलविस होने पर 6 नए सऊदी मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। तुर्की के खबररसा इदारे आनातोलो की रिपोर्ट के मुताबिक इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर ने 2 मुल्जिमान के लिए उम्र कैद जबकि बकिया 4 के लिए 5 साल जेल की सजा की दरख्वास्त की है। सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी के कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि ईरानी क़यादत और कौम की तदबीर और दानिशमंदी के नतीजे में अमरीकी ताकत का जवाल शुरू हो गया है। ईरानी पार्लियामेंट मजलिस शोराए इस्लामी के खुले इजलास से खिताब करते हुए सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी के कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि अमेरिका भारी इखराजात के बावजूद ईरान को जख्म पहुंचाने में नाकाम रहा है। जनरल हुसैन सलामी ने दिफा मुकद्दस को इस्लामी इनकलाब के खिलाफ साम्राज्य दुनिया और जालिम ताकतों के मुत्तहिदा महाज के मुकाबले में ईरानी कौम की दायमी इस्तिकामत का नुक्ता आगाज करार दिया। उन्होंने ईरान के खिलाफ 8 साला जंग को आलमी जंग करार देते हुए कहा कि तमाम बड़ी ताकतें और उनके इलाकाई इत्तेहादी 8 साला जंग के दौरान ईरान के खिलाफ एक थे और सद्दाम हुकूमत की हिमायत कर रहे थे। सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी के कमांडर का कहना था कि बड़ी ताकतों ने ईरान के खिलाफ जंग के दौरान इराक को हर तरह के जदीद तरीन हथियार फराहम किए जबकि ईरान को मुकम्मल तौर पर अकेला छोड़ दिया गया था। मगर जब ईमान और अकीदे से सरशार लोग कुव्वत ईमानी के साथ दुश्मन पर हमला करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उनके मुकाबले में
ठहर नहीं सकती। पाकिस्तान में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में गिरफ्तारी के बाद लाहौर की एक एहतसाबी अदालत ने उनके 14 रोजा रिमांड की मंजूरी दे दी है। मंगल को एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने उन्हें दोबारा 13 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म दिया है। उन्हें सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम में नीब अदालत पेश किया गया था और इस मौके पर उनके अहल खाना, पार्टी रहनुमा और कारकुनान भी मौजूद थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कोरोना वायरस की वबा से दुनिया भर में 10 लाख से ज्यादा हलाकतों को एक इंतहाई तकलीफदेह संगमील करार देते हुए कहा कि यह आदाद व शुमार कल्ब व ज़हन को सुन्न कर देने वाले हैं। अमेरिका की जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSSE की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक कोरोना से अब तक दुनिया भर में 10,555 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 3,32,73,720 अफराद इस जानलेवा वबा की जद में आ चुके हैं। नाज़रीन, 30 सितंबर 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 पर पहली खबर में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासती हुकूमत सभी को बेहतर तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने के लिए पुरअज़्म है। इसके पेश नजर ये यकीनी बनाया जाए कि मरीजों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। उन्होंने सभी कोविड अस्पतालों में दवा और ऑक्सीजन का बेहतर बंदोबस्त बनाए रखने की हिदायत दी। वजीर आला आज यहाँ लोक भवन में एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे। कोविड-19 के टेस्टिंग का काम पूरी सलाहियत से करने की हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि हाई रिस्क ग्रुप के ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवाए जाएं, सर्विलांस सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग और सर्विलांस सिस्टम जितना मजबूत होगा, कोविड-19 के फैलाव को कंट्रोल करने में उतनी ज्यादा कामयाबी मिलेगी। आज यहाँ लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड होम जनाब अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि वजीर आला ने कहा है कि रियासती हुकूमत सबको बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। इसके पेश नजर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मरीजों को किसी की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने तमाम कोविड अस्पतालों में दवाइयों और ऑक्सीजन का हमवार निजाम बरकरार रखने की हिदायत दी है। इसके पेश नजर लोगों को आगाह करने के अमल को मुसलसल जारी रखना चाहिए। अवाम को मुख्तलिफ मीडिया के जरिए इन्फेक्शन की रोकथाम के बारे में आगाह किया जाए। जनाब अवस्थी ने बताया कि वजीर आला ने कहा है कि ई संजीवनी ऐप के जरिए फराहम की जाने वाली OPD की सहूलत बहुत मुफीद साबित हो रही है। इसके पेश नजर ई संजीवनी ऐप की बड़े पैमाने पर तशहीर की जाए ताकि लोग घर में रहते हुए तिब्बी मशवरे हासिल कर सकें। उन्होंने डॉक्टरों और पैरामेडिकल्स की तरबियत जारी रखने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि लखनऊ और कानपुर अजला में खुसूसी तवज्जो के साथ बहाली की शरह को बेहतर बनाया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ जनाब अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि रियासत में कल एक दिन में 1,60,717 नमूनों की जांच की गई। रियासत में अब तक कुल 99,37,675 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 4,069 नए केस रिपोर्ट हुए हैं और अब तक मजमूई तौर पर 3,36,981 अफराद को मुकम्मल इलाज के बाद रुखसत किया जा चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत में 5,711 अफराद का इलाज किया गया। उन्होंने बताया कि रियासत में रिकवरी की शरह अब बढ़कर 85.34% हो गई है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत के इमदाद याफ्ता गैर सरकारी डिग्री कॉलेजों के असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की तनख्वाह अदायगी के वास्ते मालियाती साल 2020-21 के लिए 24 अरब रुपए में से सितंबर 2020 की तनख्वाह के लिए 1,52,68,76,471 रुपए की मंजूरी दे दी है। महकमा आला तालीम के जरिए इस ज़िम्न में जरूरी हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश रियासती देही गुजर बसर मिशन के तहत जिला बादा शहर के एक मैरिज हॉल में बैंक लिंकेज मेगा कैंप मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी जिला बांदा के नोडल अफसर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी नमामि गंगे और देही पीने का पानी फराहमी छोटी आबपाशी और जेर जमीन आब महकमा जनाब अनुराग श्रीवास्तव मौजूद रहे। प्रोग्राम का आगाज प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिला मजिस्ट्रेट आनंद कुमार CDO हरिश्चंद वर्मा ने शमा रोशन करके किया। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने 201 ग्रुपों को 2 करोड़ 1 लाख का डेमो चेक अपने दस्ते मुबारक से तकसीम किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ग्रुप के जरिए किए जा रहे कामों की सताइश भी की है। अवधनामा के इदारती सफ़े पर पहले मजमून में डॉक्टर सलीम खान रकम तराज है। ये बात काबिल गौर है कि ज़रई बिल के खिलाफ जहां हरियाणा और पंजाब में एहतजाज हो रहा है, वहीं बिहार और बंगाल बिल्कुल खामोश है। इसकी वजह यह है कि इस बिल के जरिए हरियाणा और पंजाब के किसान को जिन सहूलियात से महरूम करने की कोशिश की जा रही है, उन मराआत से बिहार और बंगाल के किसानों को पहले ही बगैर किसी बिल के महरूम किया जा चुका है। इसलिए उन बेचारों के पास अब गंवाने के लिए कुछ नहीं है, मगर पाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब देखना यह है कि
बिहारी बाबू भी नोटबंदी की मानिंद बीजेपी के फरेब में आता है या इसकी हकीकत को जानकर बरसर इख्तिदार जमात को सबक सिखाता है। दूसरा मजमून तबाही की जानिब गामजन हिंदुस्तान हनीफ तरीन की तहरीर है, जिसकी चंद सतरें नाज़रीन की पेश खिदमत हैं। मुल्क की तबाह हाल मईशत मजीद तबाही की तरफ गामजन है। हर जगह हाहाकार मची हुई है। एक तरफ बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी और मुफलिसी ने मुल्क की खस्ता हाली बढ़ा दी है, तो दूसरी जानिब हुकूमत ऐसे ऐसे बिल पार्लियामेंट में मंजूर कर रही है जो सरमायादाराना निज़ाम को तक़वियत फराहम कराने और मेहनत कश तबके को मजीद सऊबतों से दो चार करने वाली है। पिछले दिनों हुकूमत ने पार्लियामेंट में एक नहीं बल्कि कई बिल पास किए जो काश्तकारों और मेहनत कश तबके से ताल्लुक रखने वालों के मफादात को चोट पहुंचाने वाले हैं। सफ़े का आखिरी मजमून कैसर महमूद इराकी का वोटर परेशान है कि आखिर वोट दें तो किसे करार पाया है। अवधनामा के सफ़े 5 पर शाये मुख्तलिफ तहरीरों में पहली तहरीर हक्कानुल कासिमी की शकीला रफ़ीक के फ़न से मुताल्लिक़ है, जिसमें वो लिखते हैं, शकीला रफ़ीक की कहानियाँ सावित्री भी हैं, सूर्य भी। उनकी कहानियों में दिल है, खिरद है, रूह रवां है, शऊर है। उनकी कहानियों में जो डोमेस्टिक डायमेंशन है वो निहायत पावरफुल और असर अंगेज हैं। आइली हवालों से उनकी कहानियाँ ज़्यादा मुतासिर करती हैं कि आइली कशमकश और तसादुम की तख्लीकी ताबीर निहायत मुश्किल होती है, लेकिन उन्होंने इस मरहला असरुल उबूर को निहायत हुनरबंदी से पार किया है। इस सफ़े का दूसरा मजमून दुनिया का पहला सर्जन अबुल कासिम ज़हरावी मोहम्मद फिरोज आलम अशरफी का है, जिसमें वो लिखते हैं, खलीफा अब्दुल रहमान ने अबुल कासिम के अंदर की छुपी हुई सलाहियत और उसकी काबिलियत को पहचान लिया और आपका तकर्रुर शाही अस्पताल में कर दिया। आपने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया। आपकी मेहनत रंग लाई और तहकीक और तजुर्बात की दुनिया में एक जदीद उसूल व क़वानीन को जन्म दिया। आपने अमराज को 2 किस्मों में तकसीम किया, एक दवा और दूसरा ऑपरेशन। वाज़ेह है ऑपरेशन की ईजाद से आप ही की ज़ात ने मुतारिफ कराया। सफ़े का तीसरा मजमून उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के बीटा शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली सैयदा कुनूज़ ज़हरा का है, जिसका उन्वान है मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मजमून के आखिरी कलमात इस तरह है, आज लगभग हर शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है और मज़ीद नए तजुर्बात भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा शतरंज खेलना, फ़ोटो निकालना, कैंसर का इलाज करना जैसी चीज़ों के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा तो शायद काम करने के लिए इंसानों की ज़रूरत ना के बराबर रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहली तहकीक 1956 में हुई थी, जिसको मज़ीद बेहतर बनाने का सिलसिला हनूज जारी है। इसके अलावा शकील मुस्तफ़ा के 4 अफसानचे भी इसी सफ़े पर मौजूद है। अवधनामा के अपना वतन सफ़े पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को उत्तराखंड को बड़ा तोहफा देते हुए हरिद्वार, ऋषिकेश, मनी की रेती और बद्रीनाथ में नमामि गंगे से जुड़े मुतादिद प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल इफ्तिताह किया। मिस्टर मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरिद्वार के जगजीतपुर में 68 MLD, सराय में 18 और 27 MLD के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ ही चंडीघाट में गंगा म्यूजियम और रिवर फ्रंट का भी इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में मरकजी आबी बिजली के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत, गवर्नर रानी मौर्य, वजीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। इस मौके पर रियासत के वजीर सयाहत व आबपेशी सतपाल महाराज और MLA सुरेश राठौर ने उत्तराखंड को दी गई इस सौगात के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर वाटर पावर गजेंद्र सिंह शेखावत का शुक्रिया अदा किया। इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाले तबलीगी जमात से वाबस्ता 12 अफराद जिन पर पासपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करके गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल होने, कोरोना वायरस फैलाने, अक़दाम क़त्ल दफा 307 और दफा 2, 304 इंडियन पेनल कोड दफा 14 और सेक्शन कोड 19 सेंट्रल एक्ट के इल्जाम में गिरफ्तार इंडोनेशियाई जमात के तमाम अफराद को मुंबई की मकामी बांद्रा अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है और उन पर लगाए गए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद और झूठ पर मबनी करार दिया है। बांद्रा अदालत के जज जेदो वाई घुरे के जरिए इंडोनेशियाई जमात के साथियों की बाइज्जत रिहाई का फैसला आने के बाद मुंबई तबलीगी जमात के जिम्मेदारों ने राहत की सांस ली और खुदाए वहदहू ला शरीक का शुक्रिया अदा किया कि बैरूनी जमात के बेगुनाह साथियों को अज़ियतनाक सजा से निजात मिली। क्या आप किसी ऐसे शख्स को 10 साल की सजा देंगे जिसने एक कुंबे के मेंबर के लिए 5 ग्राम गांजा खरीद लिया हो? जस्टिस कोतवाल ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह से यह सवाल उस वक्त पूछा जब अनिल सिंह ने कहा कि जो भी शख्स किसी दूसरे शख्स की जिंदगी खराब कर देता है उसको सजा देने की जरूरत है। कोई भी शख्स जो मंशियात की खरीदारी करता है उसके खिलाफ एक्ट की दफात के मुताबिक उससे निपटने की जरूरत है। जस्टिस कोतवाल ने कहा कि फर्ज करें बेटा नशे का आदी है और उसकी मायूसी से
ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے منشیات خرید لیتا ہے تو کیا آپ 10 سال تک اس والد کو سزا دیں گے؟ ممبئی ہائی کورٹ نے نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے ذریعے درج NDPS کیس میں اداکارہ ریا چکرورتی، ان کے بھائی اشوک چکرورتی اور دیگر کی جانب سے دائر کردہ درخواست ضمانت پر تمام فریقین کے دلائل کی سماعت کے بعد اپنا فیصلہ اگلی تاریخ تک محفوظ کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے منگل کے روز ڈیفنس انڈیا اسٹارٹ اپ چیلنج DISC4 کا آغاز کیا اور دفاعی نظام کو مستحکم کرنے میں نجی شعبے کی اہمیت کا ذکر کیا۔ دفاعی سبقت کے لیے انویشن IDEX پروگرام کے تحت مسٹر سنگھ نے یہاں DISC4 کے ساتھ ہی IDEX 4 فوجی اور پروڈکٹ مینجمنٹ اپروچ PMA پر ہدایات بھی لانچ کی۔ IDEX اقدام کو سب سے زیادہ مؤثر اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے دفاعی اسٹارٹ اپ ماحولیات اور ایک آتم نربھر بھارت جذبے کے بطور فیصلہ کن اقدام قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملکی دفاعی نظام کو مضبوط اور خود کفیل بنانے میں نجی شعبے کی شراکت بھی اہم ہے۔ ناظرین، اودرامہ کے صفحہ آخر پر شائع پہلی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مغربی اتر پردیش کے ہاتھرس میں درندگی کی شکار دلت متاثرہ کی دوران علاج ہوئی موت کے بعد اپوزیشن نے انسانیت کو شرمسار کرنے والے اس واقعے پر یوگی حکومت کی سخت تنقید کرتے ہوئے ملزمین کو جلد سخت سے سخت سزا دلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہاتھرس میں گینگ ریپ کی شکار لڑکی نے صفدرگنج اسپتال میں دم توڑ دیا ہے۔ ضلع کے چندپا علاقے میں 14 ستمبر کو اجتماعی عصمت دری کی شکار متاثرہ کے درندوں نے ریڑھ کی ہڈی توڑ دی تھی اور زبان کاٹ دی تھی۔ علی گڑھ کے JN میڈیکل کالج سے اسے نازک حالت میں دہلی کے صفدرگنج اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ اس معاملے میں پولیس نے 4 ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ سال 2022 میں کسانوں کو کارپوریٹ گھرانوں کا غلام بنانے والا قانون مغرور BJP اقتدار کے خلاف عوامی آندولن کی مین وجہ بن گیا ہے۔ اب کسان ہر گاؤں میں BJP کا کھیت کھود کر انہیں جڑ سے اکھاڑ کر بتائیں گے کہ کیسے اوسطاً سہارا قیمت کے دھوکے کے بدلے وہ ان کے خلاف زیادہ سے زیادہ مخالفت کر BJP کا ہی دانا پانی بند کر دے گا۔ BJP نے اکثریت کے دم پر اپوزیشن کی اندیکھی کر جو کسان مخالف کالا قانون پاس کیا ہے اس کے خلاف ملک بھر میں ہو رہے مظاہرے کو نظر انداز کرنا اسے بہت بھاری پڑے گا۔ اتر پردیش شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم رضوی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے عبادت گاہوں سے متعلق ایکٹ 1991 کو منسوخ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ان کا الزام ہے کہ گزشتہ کانگریس حکومت نے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے اس قانون کو بنایا تھا۔ سابق چیئرمین نے ایک بار پھر متنازعہ بیان دیتے ہوئے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ مغل بادشاہوں نے جن مندروں کو توڑ کر مساجد کی تعمیر کی ہے وہاں دوبارہ مندروں کو تعمیر کیا جائے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے ہاتھرس میں حیوانیت کے شکار متاثرہ کی موت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش میں نظم و نسق پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے اور خواتین سیکورٹی کا نام و نشان نہیں ہے۔ محترمہ واڈرا نے منگل کو اپنے ٹویٹ میں یہاں بتایا کہ ہاتھرس میں حیوانیت کے شکار ہونے والی دلت متاثرہ لڑکی نے صفدرگنج اسپتال میں دم توڑ دیا۔ 2 ہفتے تک وہ اسپتالوں میں زندگی اور موت سے لڑتی رہی۔ ہاتھرس، شاہجہاں پور اور گورکھپور میں ایک کے بعد ایک ریپ کے واقعات نے ریاست کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ UP میں نظم و نسق حد سے زیادہ بگڑ چکا ہے، قوانین کے تحفظ کا نام و نشان نہیں ہے، مجرمین کھلے عام گناہ کر رہے ہیں، اس بچی کے قاتلوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کی خواتین کے تحفظ کے تئیں آپ جواب دہ ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر و سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے ہاتھرس کی گینگ ریپ اور زندگی کی شکار ایک بے بس دلت بیٹی کی موت پر شدید دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کو نم آنکھوں سے خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کی بے حس اقتدار سے اب کوئی امید نہیں بچی ہے۔ بہن بیٹیوں کے کنبے کے لیے BJP کا یہ افسوسناک دور اقتدار ہے۔ ہاتھرس کی دردناک واردات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے سابق مرکزی وزیر رام جی لال سمن جب متاثرہ کنبے سے ملنے اور ان کو تسلی دینے گرام بول گڑی جا رہے تھے تو پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا اور جانے نہیں دیا۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔